नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स की इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में। तो मुद्रास्फीति के मूल कारण क्या हो सकते हैं? एक अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन की आपूर्ति पहला कारण हो सकता है कि जो साधन वस्तु या सेवाएं उपलब्ध है अर्थव्यवस्था में बाजार के अंदर, उनको मांग करने के लिए अतिरिक्त धनराशि वहाँ पे विद्यमान है। दूसरी चीज़, जनता के हाथों में अतिरिक्त क्रय शक्ति हो सकती है। तो ये दो चीज़ें हो गई कि मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो गई है, लोगों के पास अधिक क्रय शक्ति है, तो उस स्थिति में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो सकती है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए इन कारकों से निपटना अधिक जरूरी है। तो इनको निपटने के लिए 3 तरह के उपाय यहाँ देखे जा सकते हैं। पहला है मौद्रिक उपाय, जो कि किसी देश के केंद्रीय बैंक या भारत में आरबीआई के द्वारा अपनाए जाते हैं, और ये खासकर मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के उपाय होते हैं। दूसरे है राजकोषीय उपाय, जो कि राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा अपनाए जाते हैं। और तीसरे होते हैं अन्य उपाय, जो कि एक तरीके से अर्थव्यवस्था के अंदर जो सप्लाई साइड है, आपूर्ति पक्ष है, उसको सुधार लाने के लिए अपनाए जाते हैं। तो पहला अपन देखते हैं मौद्रिक उपाय। और मौद्रिक उपाय में क्या क्या उपाय शामिल होते हैं, यानी कि मुद्रा की जो आपूर्ति है उसको नियंत्रित करने वाले उपाय इसमें शामिल होते हैं। मुद्रा की आपूर्ति 2 रूप में देखी जा सकती है, एक तो नगद मुद्रा की आपूर्ति और एक है क्रेडिट या साख मुद्रा की आपूर्ति। तो इसको नियंत्रित करने के अलग अलग उपाय होते हैं। बैंक रेट पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल हो सकता है, जिसमें कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। इसी तरीके से कैश रिजर्व अनुपात यानी कि सीआरआर और एसएलआर के मार्फत में सरकार क्रेडिट कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से। इसके अलावा गोल्ड स्टैंडर्ड या स्वर्ण मानक बनाए रखने के माध्यम से, और फिक्स एक्सचेंज रेट को बनाए रखने के माध्यम से, यानी कि स्थिर विनिमय दरों के माध्यम से। तो यह अलग अलग तरीके हैं मौद्रिक नीति के, जिनके माध्यम से आप मूल्य को या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। अब एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। तो बैंक दर देखते हैं सबसे पहले। तो बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई घरेलू बैंकों को पैसा उधार देता है। तो बैंक दरों में वृद्धि होती है। मान लीजिए बैंक रेट जो होती है उसमें इसके अलावा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी होती है। तो जब बैंक दर में वृद्धि की जाती है तो उससे क्या होती है कि जमा की दर में भी वृद्धि होती है और उधार की दर में भी वृद्धि होती है, यानी कि जिस रेट पे बैंक अपने कस्टमर्स को उधार देता है वो दरें भी बढ़ जाती हैं। रेपो रेट बढ़ेगी तो आपकी ब्याज की दरें भी बढ़ जाती है, और रेपो रेट कम हो जाती है तो ब्याज की दरें कम हो जाती है। तो लोगों को उधार की राशि कम उपलब्ध करवानी है, तो उस स्थिति में आपको बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ानी होती है। और परिणाम क्या होता है कि ऋण लेने के लिए व्यापारी और उपभोक्ताओं को हतोत्साहित करता है, क्योंकि आपके ब्याज जो आप ऋण ले रहे हैं उस पर जो ब्याज की दर होती है वो बढ़ जाती है, तो इससे लोग कम ऋण लेते हैं और मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है। इसी प्रकार नियंत्रित मुद्रा आपूर्ति अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव को कम करती है, इससे कि मुद्रास्फीति जो है वो कंट्रोल में आना शुरू होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे मेजर की, जो है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से। तो केंद्र सरकार या जो केंद्रीय बैंक है, जो आरबीआई है, वो सरकारी प्रतिभूतियों और बॉन्डों की खरीद और बिक्री करता है। इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो और इन सरकारी प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या होती है? निश्चित परिपक्वता अवधि वाले बॉन्ड और डिबेंचर्स या ऋण पत्र होते हैं जो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, और उसका उद्देश्य होता है सरकार के खर्चों के लिए आवश्यक फंड या निधि जुटाना। तो ये सरकार के द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड और डिबेंचर होते हैं जो निश्चित अवधि की परिपक्वता वाले होते हैं। और खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो सरकार की तरफ से जो डिबेंचर या सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी की जाती है उनको केंद्रीय बैंक बाजार में बेचता है, और उनको बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान खरीदते हैं। बदले में उसको पैसा आरबीआई को जमा कराना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो वित्तीय संस्थान है उनकी उधार देने की क्षमता कम हो जाती है। उनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो आरबीआई अपने पास ले लेता है इन सरकारी प्रतिभूतियों के बदले में। अब नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात। तो बैंक जो होते हैं या कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो जो होता है, भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है वित्तीय संस्थानों के लिए, जो उधार देने और जमाएं स्वीकार करने वाले वित्तीय संस्थान होते हैं, उनको अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात जो होता है वो नगद रूप में रखने की आवश्यकता होती है। और उस नकदी को अनुपात से वो कम रखते हैं तो उन पर पेनल्टी लगाता है आरबीआई। तो बैंक जो आरबीआई है इस दर को ऊपर नीचे करता रहता है, बढ़ाता रहता है, कभी कम करता रहता है। तो जब इस दर को बढ़ाया जाता है तो बैंकों के पास लोन देने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि जो पैसा उनके पास जमा हुआ है उसमें से अधिक पैसा उनको नगद रूप में आरबीआई की वजह इस अनुपात की वजह से रखना पड़ेगा, और वो कम पैसा ही उधार लोगों को दे पाएंगे।
तो आरबीआई द्वारा उस राशि को नियंत्रित करने के लिए उपकरण के रूप में होता है ये, जो बैंकों ने उधार दिया है। यानी कि बैंक की प्रणाली और देश में तरलता को नियंत्रित करने के लिए कैश रिजर्व रेशोज जो हैं और इनको जो है वो नियंत्रित कर पाता है। तो उच्च रिजर्व अनुपात की स्थिति में बैंकों के पास उधार देने के लिए कम रिजर्व पैसा रहता है। नेक्स्ट है गोल्ड स्टैंडर्ड और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बनाए रखना, यानी कि स्वर्ण मान और स्थिर विनिमय दरें बनाए रखना। तो ये जो मानक है वो अभी, ये जो उपाय है वो अब वर्तमान स्थितियों में लागू नहीं हो पा रहे हैं। ये पहले का एक स्थिति थी जब सोने के बदले में मुद्रा की और विनिमय दरें निर्धारित की जाती थी। आजकल ये प्रचलन में नहीं है, क्योंकि आजकल सभी जगह फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, यानी कि उच्चावचन वाली या स्वतंत्र विनिमय दरें हैं जो कि बदलती रहती हैं, और ना ही गोल्ड स्टैंडर्ड अब रह गया है। तो सोने की एक निर्दिष्ट मात्रा के संदर्भ में घरेलू मुद्राओं की कीमतें तय की जाती थी, और राष्ट्रीय मुद्रा और अन्य प्रकार की मुद्राएं, चाहे बैंक जमाएं हों या नोट हों, को निश्चित मूल्य में सोने के बदले में बदला जाता था। तो ये स्वर्ण मान की बातें हैं। एक देश की विनिमय दर प्रणाली, जिसके तहत सरकार और केंद्रीय बैंक आधिकारिक विनिमय दर को किसी अन्य देश की मुद्रा में स्थिर रखते थे। तो ये प्रणाली भी स्थिर विनिमय दर प्रणाली को बताती है कि भारत की मुद्रा की विनिमय दर अमेरिका की मुद्रा की दर के साथ में फिक्स कर दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो ये स्वर्णमान और स्थिर विनिमय दर प्रणाली की स्थितियों में ऐसा होता था कि एक देश में मूल्य परिवर्तन होगा तो दूसरे देश में भी उसमें भी मूल्यों में परिवर्तन होगा। तो इस तरह से अपने देश के मूल्य स्तर को दूसरे देश या विकसित देशों के मूल्य स्तर के साथ जोड़ दिया जाता था। इसके बाद अब बात करते हैं मौद्रिक उपायों की। हमने बात कर ली, अब बात करेंगे राजकोषीय उपायों की। तो राजकोषीय उपाय क्या किए जाते हैं? सरकार के द्वारा अपनाए गए उपाय होते हैं। सरकार अपने आय और व्यय में परिवर्तन के माध्यम से और अपनी नीतियों के माध्यम से कुछ ऐसे उपाय करती है जिससे कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। तो सरकार पहला उपाय कर सकती है सरकारी व्यय में कमी करके। तो सरकार मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए अपने खर्च को कम कर सकती है और अपनी बचत को बढ़ा सकती है। यानी कि सरकार खर्चा कम करेगी तो लोगों के पास कम पैसा पहुंचेगा। दूसरा है कराधान या टैक्सेशन। तो कुछ कर की दरों को बढ़ाना और नए करों को लागू करना, जिससे कि लोगों के पास खर्च करने योग्य आय की मात्रा कम हो जाए। तो इससे भी मुद्रास्फीति कंट्रोल में होगी। नेक्स्ट है सार्वजनिक उधार या सार्वजनिक ऋण। तो इसका उद्देश्य जनता के पास से जो अतिरिक्त क्रय शक्ति है उसको दूर करना होता है। सरकार जनता से उधार लेकर के उसका एक्स्ट्रा पैसा अपने पास ले लेगी, और ये जो सार्वजनिक ऋण है वो स्वैच्छिक भी हो सकता है या अनिवार्य भी हो सकता है। सरकार आप पे पाबंदी लगा सकती है कि आप अपनी इनकम का इतना हिस्सा सरकारी फंड में जमा करेंगे, जिसके बदले सरकार आपको निश्चित ब्याज की दर प्रदान करेगी। जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के यहाँ जीपीएफ और एनपीएस कटौतियाँ की जाती हैं और वो अनिवार्य होती हैं। इसके अलावा है ऋण प्रबंधन। तो मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक ऋणों के पुनर्भुगतान को रोका जा सकता है। यानी कि सरकार ने जो आपसे पब्लिक से उधार लिया हुआ है उसका वापस भुगतान कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, जिससे कि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं पहुँचे। नेक्स्ट है अधिशेष बजट बनाना, यानी कि सरप्लस बजट बनाना। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जब किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा या घाटे का बजट बनाया जाता है, तो उस घाटे की पूर्ति के लिए नए मुद्रा नोट जारी करती है सरकार, या फिर उधार लेती है। तो उस स्थितियों में मुद्रा की आपूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, जो कि मुद्रास्फीति को जन्म देती है। तो ऐसे बजट नहीं बनाना, बल्कि सरप्लस बजट बनाना या अधिशेष बजट बनाना, जिसमें कि घाटे की जरूरत ही नहीं पड़े, नए नोटों की छापने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। तो ऐसे बजट बना सकती है। नेक्स्ट है अधिमूल्यन या मुद्रा का अधिमूल्यन। तो मुद्रा के अवमूल्यन को रोकने के लिए, मुद्रा का अवमूल्यन तो होता है कि मुद्रा का विनिमय दर में गिरावट आना, यानी कि दूसरे देशों की मुद्रा के सापेक्ष हमारी मुद्रा के मूल्य घट जाना, वो होता है अवमूल्यन। और दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष हमारे देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, उसको कहते हैं अधिमूल्यन। तो अवमूल्यन से क्या होते हैं, हमारे निर्यात सस्ते और आयात महंगे होते हैं। तो उससे क्या है कि वस्तु और सेवाएं बाहर की तरफ बढ़ती हैं, निर्यात बढ़ते हैं और आयात कम होते हैं, जिससे देश के अंदर वस्तु और सेवाओं की मात्रा कम हो जाती है और मूल्य तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन अधिमूल्यन इसके लिए एक अच्छा मुद्रास्फीति विरोधी उपाय होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे निर्यात होते हैं वो दूसरे देशों के लिए महंगे हो जाते हैं अधिमूल्यन की स्थिति में, और हमारे आयात सस्ते हो जाते हैं। तो इससे हमारे निर्यात कम होंगे और दूसरे देशों से आयात हमारे देश में खूब होंगे, क्योंकि वो सस्ते पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में देश के अंदर वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति बहुत बढ़ जाएगी, और इससे हमारे देश में महंगाई या मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आसानी होगी। तो ये चीज़ अपन ने देख ली कि किस तरह से निर्यात हतोत्साहित होते हैं और आयात प्रोत्साहित होते हैं, और वस्तु और सेवाओं के घरेलू बाजार में स्टॉक बढ़ता है। इसके अलावा विदेशी आगतों की कीमत कम करके बढ़ते हुए लागत मूल्य सर्पिल को रोकने में मदद करेगा। यानी कि विदेशों से अगर सस्ती दरों पर हमें इनपुट्स मिल रहे हैं तो उनको हमें आयात करके और
उनका उत्पादन में प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारी लागत घटेगी और हमारा वस्तुओं का कीमत भी घटेगा। तो लागत जन्य मुद्रास्फीति को इस प्रकार से कम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है अन्य उपाय। तो अन्य उपायों के बारे में वो सारी चीज़ें हैं जो सप्लाई साइड के बारे में बात करती हैं या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को रोकने का काम करती हैं। तो आउटपुट का विस्तार करना, यानी कि सरकार के द्वारा और निजी क्षेत्र द्वारा वस्तु और सेवाओं की उत्पादन को बढ़ाना, जिससे कि अतिरिक्त मांग को पूरा किया जा सके और इससे कीमतों के बढ़ने को रोका जा सकेगा। नेक्स्ट है तार्किक मजदूरी की नीति, यानी कि रैशनल वेज पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि मजदूरी में वृद्धि तभी की जा सकती है जबकि उत्पादकता में वृद्धि हो, यानी कि उत्पादन करने वाले साधनों की उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तब तक कि उनकी कीमतों या मजदूरी में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और उस केस में अगर आप मजदूरी बढ़ा रहे हो जबकि उसको उत्पादकता में वृद्धि हुई है, तो उससे क्या है कि कीमत वृद्धि या लागत में वृद्धि नहीं होगी, और लागत में वृद्धि नहीं होगी तो कीमतों में भी वृद्धि नहीं होगी। तो ऐसी मजदूरी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए। और इसके साथ ही यदि मूल्य निर्धारण और राशनिंग, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनकी कालाबाजारी की जाती है और उनके मूल्यों को काल्पनिक भाव दर्शा करके और बढ़ाया जाता है। तो ऐसी स्थितियों पर नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम जैसे उपाय किए जा सकते हैं कि उनके स्टॉक पर या लिमिट लगाई जा सकती है कि उनका कितना स्टॉक एक व्यापारी द्वारा किया जा सकता है। साथ ही उन वस्तुओं का जो वितरण है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है। आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में जनरली ऐसा किया जाता है कि उनकी कीमतों पर एक सीलिंग लगा दी जाती है, सीलिंग प्राइस निर्धारित की जाती है कि इससे ऊपर इनकी कीमतें नहीं बढ़ने दी जाएंगी। अगर बढ़ती हैं और किसी तरह की अव्यवस्था होती है तो सरकार उसमें इंटरफेयर करती है, हस्तक्षेप करती है, और उन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सरकार के द्वारा भी अपने स्तर पर लोगों को की जाती है ताकि बाजार में उस वस्तु की कीमत उस सीलिंग से नीचे बनी रहे। और वस्तुओं के राशनिंग के माध्यम से भी मांग को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि वस्तुओं की आपूर्ति जो है, यानी कि कितनी वस्तुएं किस हिसाब से आपूर्ति की जाएंगी, इसके बारे में डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है। तो ये भारत में इस तरीके के कुछ उपाय हैं जो कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा एक और उपाय जो पिछले 2016 में ही RBI के मार्फत केंद्र सरकार ने लागू किया है। उन्होंने RBI को एक मैंडेट दिया है कि आप मुद्रास्फीति को 4% के दायरे में रखेंगे, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या CPI पर आधारित होगी। तो इस मुद्रास्फीति की दर को 4.4 के साथ में +2 और -2 की रेंज में रखा जाएगा, यानी कि ये जो मुद्रास्फीति है वो 4 से 2 आगे जा सकती है और 2 पॉइंट पीछे आ सकती है। इसी रेंज में रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना तो ऊपर जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं नीचे आनी चाहिए। तो ये कुछ इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहा जाता है इसको, मुद्रास्फीति का टारगेट बनाना या उसको एक लिमिट में रखना। तो ये भी एक पॉलिसी भारत में RBI द्वारा अपनाई जा रही है। इसके अलावा इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए कुछ फंड्स भी बनाए गए हैं जिनमें आवश्यक वस्तुओं का मूल्यों को एक निश्चित सीमा से ऊपर जाने से रोकने के लिए भी उपाय किए जाते हैं। तो ये थे आपके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।